इवन टुडे आई डिस्कस अबाउट लॉरेंज फोर्स, बट इसके पहले हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे जो इसमें हेल्प करेगा हम लोग को। तो फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे देख सकते हो कि दो वायर हैं और दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। यदि करंट का डायरेक्शन सेम मिलता है तो वैसे कंडीशन में जो हमारा फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मतलब यहाँ पे जो दोनों वायर पर, मतलब इसके कारण इस पर फोर्स और इसके कारण इस पर फोर्स जो अपियर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो अपोजिट होने के कारण मतलब इसका फोर्स इधर, इसका भी फोर्स इधर, मतलब दोनों का फोर्स जो है सो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इसीलिए इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। और यदि दोनों का डायरेक्शन, करंट एक ऊपर जा रहा है एक दूसरा नीचे आ रहा है, तो इसे में होता है अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, मतलब रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट विल सेम, देन अट्रैक्टिव फोर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट, देन रिपल्सिव फोर्स। ओके, ये चीज़ आपको, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल, ओके, बाय एम्पियर। नेक्स्ट वन हमारा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग रॉड। एक रॉड पर हम लोग को देखना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जब उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो क्या देखते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, आई मीन कितना फोर्स डेवलप होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पूरा फोर्स पे ही मतलब सारा फोर्स के लिए ही है। ठीक है, तो देखो ये रॉड है हमारा, रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रॉड। यहाँ पे हम लोग मान लें कि ये रेड कलर का जो है वो रॉड है, और यहाँ पे जो आप क्रॉस क्रॉस देख रहे हैं चिन्ह, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस साइन देख रहे हैं, दिस वन क्रॉस क्रॉस, मतलब दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह से अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और उसी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो किस तरह के हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दिस क्रॉस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और किधर जा रहा है वो, इन साइड की तरफ जा रहा है, मतलब अप से डाउन की तरफ जा रहा है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम एक रॉड को रखे हैं जो ये रेड कलर का है। ठीक है, इसको थोड़ा थिक कर देते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। तो दिस वन रेड कलर इज द रॉड, और इस रॉड को हम क्या कर दिए हैं, देखो इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिए, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिए, भी वोल्टेज की बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं इस रॉड को। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे है, उसमें हम क्या कनेक्ट कर दिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे दिए उसमें। देखो कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इस रॉड में किधर जा रहा है, इधर की तरफ, डाउनवर्ड, इधर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, पेपर में नीचे की तरफ आ रहा है, और ये पेपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमको यहाँ पे देखना है कि कितना फोर्स डेवलप होगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट यदि कंसीडर करें, इस पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें, तो आई करंट तो इसमें आ रहा है, इस जगह पे करंट कितना आ रहा है, आई करंट आ रहा है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इसका लेंथ कितना है, इस रॉड का एल लेंथ ले लिए हम यहाँ पे, रॉड का लेंथ जो है वो एल है, करंट कितना है, आई करंट है। तो इस जगह का स्मॉल एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आईडीएल, बिकॉज हम लोग बायोट सावर्ट लॉ में भी पढ़ चुके हैं। तो दिस वन आईडीएल इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द करंट, आईडीएल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना फोर्स इस पर डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पे है और करंट है, और दोनों के मिलने से हमारा क्या डेवलप होगा, यहाँ पे फोर्स डेवलप होने वाला है। एक्चुअली हम लोग क्लास 10th में राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़े थे, तो वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जो थंब इंडिकेट क्या करता था हमारा, दिस वन थंब इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फोर्स, दिस वन फोर फिंगर indicates that magnetic field, and this one middle finger indicates that current। तो उसी के बेसिस, उसी पे बेस्ड होगा हमारा ये पूरा थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब ये भी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो। देखो यहाँ क्या लिखा हो, फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल इज इक्वल्स टू, ये देखो अब स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट है तो उसके लिए छोटा फोर्स होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, छोटा फोर्स को डी एफ लिखेंगे फॉर स्मॉल एलिमेंट ऑफ द करंट, क्योंकि एक छोटा लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो फोर्स भी उसके लिए क्या होगा, हमारा छोटा होगा। तो दिस इज द डी एफ। ठीक है, डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। मतलब क्या है यहाँ पे कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही यहाँ पे है कि यदि ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, तो 100% आपको जो फोर्स मिलेगा वो किस एक्सिस में मिलेगा, जेड एक्सिस में मिलेगा। वही तो हमारा लेफ्ट हैंड बताता है, टोटल 3 फिंगर्स जो हैं वो टोटल 3 फिंगर्स हमारा जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है,
यदि ये एक्स में है तो ये वाई में है, और तो ये 100% वो किस में मिलेगा, जेड में मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो यहाँ पे उसी पे बेस्ड है हमारा टोटल ये। तो करंट का डायरेक्शन हमारा किस में है, आई मतलब एक्स एक्सिस में है, और बी मैग्नेटिक फील्ड जो किस में है, वाई एक्सिस में है, तो 100% मैग्नेटिक फोर्स हमको जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, जेड डायरेक्शन में मिलेगा। तो ऑन कंप्लीट रॉड, अब ये तो हो गया एक छोटा सा एलिमेंट के लिए जो हम यहाँ पे फोर्स निकाले। अब देखते हैं कि कंप्लीट इस पूरे कंप्लीट रॉड में कितना हमारा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स वहाँ पे डेवलप होगा, इस पूरे रॉड के लिए कितना फोर्स डेवलप होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऑन कंप्लीट रॉड मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। इसको यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरे लेंथ के लिए, एल लेंथ के लिए, एल लेंथ तो आ जाएगा, पूरा इंटीग्रेट यदि हम कर दें तो देखो क्या होता है। तो डी एफ इसको हम इंटीग्रेट कर दिए पूरा, तो इंटीग्रेट करने से इस डी एफ का वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो क्या होगा, आइडियल क्रॉस बी, दिस वन सेम, इसी को हम यहाँ पे रख दिए। अब इसको देखो, यहाँ पे करंट मेरा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और ये डीएल का इंटीग्रेशन सिर्फ होगा यहाँ पे, और यदि डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो उसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक छोटा सा एलिमेंट को डीएल कंसिडर किया तो पूरा यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एल के बराबर मिल जाएगा हमको डीएल। तो वही डीएल जो है किसके बराबर आ गया, एल के बराबर। मतलब यहाँ जो हमारा रिजल्ट फाइनल आएगा वो क्या आएगा, एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। मतलब ये जो वेक्टर पूरा पर है आई एल पूरा पे, ये पूरा करंट एलिमेंट है हमारा ना, तो पूरा लेंथ के लिए हमारा करंट एलिमेंट हो गया ये। तो दिस वन आई एल क्रॉस बी। मतलब आप यदि इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देख सकते हो, ये मिल जाएगा आई एल बी साइन थीटा, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, सो साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो हम क्या बोले, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब अकॉर्डिंग टू थंब रूल, ये लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये क्या होता है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो 100% एंगल यहाँ पे जो मिलने वाला है वो हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा एफ इज इक्वल्स टू, वो क्या आ जाएगा, आई एल बी, ये चीज़ मिलेगा आपको। एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी आई एल बी मिलेगा आपको। मतलब दिस इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर दिस वन लेंथ ऑफ द रॉड, या तो दिस वन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यदि यहाँ पे कंडक्टर रखें, रॉड रखें या वायर रखें, कुछ भी रखें, तो उस पर जो फोर्स डेवलप होने वाला है वो फोर्स किसके बराबर होगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, या तो बी आई एल करके जो भी लिखना है आपको, और बी आई एल आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई एल तो एक साथ है ना, करंट एलिमेंट में तो मेरा एक साथ है, तो बी आई एल भी बहुत सारा बुक में आपको मिलेगा, आई एल बी भी मिलेगा। तो हमारा फोर्स यहाँ पे डेवलप मतलब फाइंड कर चुके हम लोग फोर्स, कि एक सिंगल वायर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो किसके बराबर मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के क्रॉस प्रोडक्ट के बीच मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आई क्रॉस बी बोल सकते हो एक तरीके से, कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट यदि एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है तो फोर्स जो है हमको किस में मिलेगा, जेड एक्सिस में मिलेगा। ठीक है, आप हाथ को रख करके देख सकते हो यहाँ पे, इसमें लेफ्ट हैंड थंब रूल है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, डाउनवर्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डाउनवर्ड है। तो यदि ये डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा किधर बन रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड है ना, तो ऐसे रखना पड़ेगा हाथ को कुछ इस टाइप से रखना पड़ेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो फोर्स किधर जाएगा देख सकते हो, दिस इज द फोर्स। मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन इसमें होगा वो इधर होगा, इस साइड में, मतलब इस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं यहाँ पे। अब तो अकॉर्डिंग टू एक्सिस आप देख सकते हो कि ये यदि एक्स एक्सिस है, ये यदि एक्स है तो 100% ये मेरा नेगेटिव में वाई है, तो उधर क्या जाएगा, जेड में। मतलब जेड में क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो दिस वन मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, जो क्रॉस प्रोडक्ट एक क्रॉस में जो दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड किस में है, जेड में है। और वाई में क्या चीज़ मेरा मिल रहा है, यहाँ पे वाई में मिल रहा है करंट, तो 100% आपको एक्स में क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लेफ्ट हैंड रूल को भी अप्लाई करके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को निकाल सकते हैं। बट उसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट एलिमेंट, मतलब बी आई एल, दिस वन इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो कहाँ पे, इस जगह पे किसी भी कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हमारा इसके बराबर फोर्स डेवलप होता है, बी आई एल के बराबर या तो आई एल बी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट आता है वो जो यहाँ पे हम बताए थे
दिस इज द सेम डायरेक्शन में रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, बट यहाँ एक फोर्स डेवलप हो रहा है, तो इस फोर्स को हमको पता करना है कि कितना फोर्स डेवलप हो रहा है यदि हम कि कोई दो कंडक्टर को पैरेलल में रखते हैं, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ नहीं है, फिर भी देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा रहता है, फिर भी इसमें फोर्स कितना डेवलप होता है, उस चीज़ को हम लोग को पता करना है। तो उसके लिए हमारा यहाँ पॉइंट है, क्या है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, मतलब दो वायर लिए हैं यहाँ पे देख लो, उसी तरह से उसके बीच का डिस्टेंस को हम ले लिए क्या चीज़, ए, मतलब इस दोनों करंट कैरिंग वायर के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है, और इस वायर का लेंथ कितना है, एल है, मतलब दोनों वायर का लेंथ कितना है, एल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है कि देख सकते हो किसी को भी तुम सब्जेक्ट कर सकते हो, तुम I1 को सब्जेक्ट करो या फिर I2 को सब्जेक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो यदि हम स्टार्टिंग में देखें I1 को, सबसे पहले इसको सब्जेक्ट करें तो ये क्या डेवलप करेगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है सो हमको ए जो डिस्टेंस है, इस I1 का मैग्नेटिक फील्ड I2 पर आएगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड इस पर I2 पर आता है तो कुछ हम इस टाइप का फोर्स डेवलप कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आई एल बी के बराबर हम फोर्स डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसको I2 को क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जब करंट I1 में जा रहा है, व्हेन करंट पासिंग थ्रू द I1 देन देयर विल डेवलप ए मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं पहले से भी कि किसी भी कंडक्टर में यदि करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे I1 के लिए, वो क्या होगा, वो होगा B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो, देखो I1 करंट जा रहा है इसलिए I लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो I डिवाइड बाई 2πr, ये चीज़ हम लोग जानते हैं ड्यू टू अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। तो R के जगह पे यहाँ पे डिस्टेंस हम क्या लिए हैं, A लिए हैं, और ये जो सर्कल बनेगा वो कहाँ तक जाना है हमको, उसका रेडियस हमको A तक ले जाना है, क्योंकि इस पर भी उस फील्ड को पास करना, ये फील्ड जो इस पर भी अपियर हो जाना चाहिए, और होगा भी 100%, ये बहुत दूर तक जाएगा। तो हमको इस डिस्टेंस तक देखना है, तो इस पर अपियर हो जाना चाहिए इसका फील्ड, तो इसका फील्ड यदि इस पॉइंट पर अपियर होगा तो उसका डिस्टेंस कितना है, ए है। तो जो ये डिस्टेंस जो ए बन रहा है वही तो इस सेंटर से इसका रेडियस बन जाएगा, दिस वन रेडियस, जो हम यहाँ पे 2πr, आर तो रेडियस लिखते हैं क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, दिस वन, इसका रेडियस आर लेते थे हम लोग, तब जाकर के हमारा आता था B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइड बाई 2πr। तो उसी तरह से यहाँ से देखते हैं कि फील्ड सेंटर से, मतलब सर्कल पूरा बनेगा इस टाइप से, और ये सर्कल पहला बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, इस तरह से तीसरा बनेगा। तो जो इस पर ओवरलैप होगा I2 पर, तो वही उसी को हम उसी का डिस्टेंस हम देखेंगे यहाँ सेंटर से, तो उसका डिस्टेंस कितना है, ए है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है I1 से, जो I1 करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो कितना होगा, म्यू जीरो, करंट I1 है तो I1 लिख दिए, 2πr के जगह क्या होगा, 2π तो होगा ही, r के जगह क्या होगा, a होगा, बिकॉज यहाँ पे इसका जो रेडियस ले रहे हैं इस कर्व का, वो क्या ले रहे हैं, a के बराबर ले रहे हैं। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड कितनी अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या मिला, B इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 2πa मिला, ठीक है। वहाँ r लेते थे क्योंकि r माने थे वहाँ पे, ठीक है। चाहो तो यहाँ भी r ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या लिखे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर विथ करंट I1, विथ करंट I1 मतलब करंट I1 ए डिस्टेंस a इज, मतलब डिस्टेंस a के लिए क्या है, B इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 2πa, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ किस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो समझ में आ गया आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकल गया I1 का। अब यही मैग्नेटिक फील्ड जब I2 पर चला गया तो देखो कौन सा लॉ अप्लीकेबल होने लगा, ये वाला अप्लीकेबल होने लगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में करंट है और उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड यदि उसको मिल गया तो हम लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा करके वहाँ का क्या लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके हम इजीली अप्लाई मतलब इस तरह का फोर्स डेवलप वहाँ पे कर सकते हैं, इस तरह का फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हमको फोर्स निकालना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, चलो I1 से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके और I2 पर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। I1 का मैग्नेटिक फील्ड I2 के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ से हमको फोर्स मिलेगा। हम यदि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वहाँ पे अपियर होना पॉसिबल नहीं है।
तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो I2 पर चला गया, जिसके कारण वहाँ पे हम यदि लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा फोर्स। तो फोर्स देखो किस तरह से लिख सकते हैं, नाउ फोर्स ऑन I2, मतलब जो फोर्स है वो हमको I2 के लिए मिलेगा, मतलब जब I1 से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो फोर्स हमको I2 के लिए मिलेगा, ठीक है। और जब I2 पर मैग्नेटिक फील्ड हम यदि बोलें किसी को सब्जेक्ट करें, तो I2 पर यदि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करें तो हमको किस पर फोर्स मिलेगा, I1 पर मिलेगा। तो रिजल्ट फाइनली एक ही आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो स्टार्टिंग में देखें उसके अकॉर्डिंग देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है हमको I1 के लिए इतना। अब फोर्स देखते हैं कि इस पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया है इस जगह पे, और मैग्नेटिक फील्ड में हमारा क्या है, I2 करंट और एक वायर भी है। मतलब I1 के मैग्नेटिक फील्ड में यदि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वही मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसके लिए भी होगा। I1 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वही हमारा किसके लिए है, I2 के लिए है। बट इसमें कंडीशन ये था कि I1 मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है और I2 हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं कर रहा है, मतलब कर भी रहा है तो वो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, बट इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब मिल जा रहा है, ठीक है। वो किस तरह का मिल सकता है वो भी देख सकते हो कि देखो इस तरह से आया ये, और सर्कल इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ही इस तार में टच करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका टेंजेंट किधर जाएगा, टेंजेंट इस जगह के सर्कल का टेंजेंट किधर जाएगा, अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यदि ये या तो अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा इस वायर पे, तो यदि अप जाता है तब भी परपेंडिकुलर है और डाउन जाता है तब भी इस वायर पे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 100% हमको वहाँ पे फोर्स मिलने वाला है, बिकॉज ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों जो है करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे तो देख लिए कि ये टेंजेंट हमको बता रहा है कि ये परपेंडिकुलर है इस वायर पे, मैग्नेटिक फील्ड जो बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है I2 पे। तो 100% इस जगह पे I2 पे कितना फोर्स डेवलप होगा वो चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इस जगह पे जो फोर्स निकल रहा है, I2 के लिए जो फोर्स निकल रहा है वही हमको फाइंड करना है। तो फोर्स ऑन I2 हमको क्या मिलेगा, वही BIL इसके अकॉर्डिंग। तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका है, करंट एलिमेंट एंड बी मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं दिस इज द करंट एलिमेंट, क्योंकि L लेंथ ऑफ द वायर है, ये वायर जितना लेंथ इसका है उतना ही इसका भी लेंथ है। तो L लेंथ ऑफ द वायर है और I2 करंट मूव कर रहा है, इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं ना फोर्स। तो I2L इज द करंट एलिमेंट। तो देखो I2L क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड उसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो I2L क्रॉस B, यही फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दिस वन फार्मूला, इसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई किए तो I2L क्रॉस B मिल गया हमको। अब देखो इसको यदि तुम मैग्नीट्यूड इसका लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो किस में आ जाएगा, I2LB साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या होगा साइन 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री ही हमको एंगल मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि देख अभी हम बताए कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड का ही तो हमको यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, दिस वन I2L इंटू बी, मतलब करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का ही तुमको एंगल पूछ रहा है, बीच का एंगल। तो बीच का एंगल हमको कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो 100% यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका 1 हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा, I2LB मिल गया हमको यहाँ पे। इस b का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, b इज इक्वल टू म्यू 0 I1 2 पाई ए। तो इस b के जगह हम वैल्यू यदि रखते हैं तो यहाँ पे देखो I2L एज इट इज छोड़ दिए यहाँ पे, इनटू इस b के जगह वैल्यू क्या है, म्यू 0 I1 2 पाई ए, म्यू 0 I1 डिवाइड बाई 2 पाई ए, इसको अप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो अब इसी को हम यदि इसको मतलब अच्छे से लिख दें, सजा के लिख दें यदि, तो म्यू 0 देखो पहले लिख देते हैं, फिर I1 I2 इंटू L डिवाइड बाई 2 पाई ए। तो हमारा जो यहाँ पे फोर्स डेवलप हुआ वो किसके बराबर हो गया, F इज इक्वल्स टू म्यू 0 I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, ये चीज़, ठीक है, ये फोर्स निकल गया, ठीक है। तो ये दो पैरेलल वायर होने से आपको जो फोर्स मिलने वाला है वो कुछ टाइप से मिलेगा, F इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 इंटू L डिवाइड बाई 2 पाई ए, ठीक है। मतलब दोनों करंट का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है हमको विथ कांस्टेंट, आप जान रहे हो क्या है, परमियाबिलिटी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई। अब यदि यहाँ पे बोलो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ
यदि हम यहाँ फाइंड करें, क्योंकि अब डिफरेंट लेंथ का होगा हमारा वायर, और ये वायर जो है सो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है, बट हम लोग एल लेंथ के लिए कंसिडर यहाँ पे किए हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम यदि फाइंड करना चाहो तो देखो ये लेंथ यहाँ पे आ जाएगा, तो हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या मिलेगा, μ0, यहाँ पे नीचे ले जाओ एल को और जो बचता है उसको लिख दो यहाँ पे। तो एल हमारा इस ये यहाँ पे चला गया, दिस वन एल यहाँ पे नीचे चला गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πa, ये चीज़ मिलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। यदि आप फाइंड करना चाहते हो तो आपको कुछ इतना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ अभी तक हम लोग क्या कैलकुलेट किए, फर्स्ट में हम बताए कि इसमें सेम डायरेक्शन में करंट होने से रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स मिलता है, अपोजिट रहने से रिपल्सिव मिलता है। और हम यहाँ पे सबसे पहले एक सिंगल वायर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख करके देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कितना, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में तो ऑलरेडी रखे हुए हैं, जिसका मैग्नेटिक फील्ड हम मान सकते हैं यहाँ की बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो यहाँ से एक फोर्स डेवलप हुआ, फोर्स जो डेवलप हुआ फोर्स इसके बराबर हमको मिला ILB के बराबर, ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। और यदि इसका हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या मिलेगा, वेक्टर के फॉर्म में मिला था F = IL क्रॉस B के बराबर मिला था, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में IL भी मिला और वेक्टर के फॉर्म में ये वाला मिला था, ठीक है। और उसी तरह से हम यहाँ पे देखें कि जब दो वायर को पैरेलल में रखते हैं तो यहाँ भी एक फोर्स डेवलप होता है, बट किसी एक वायर पे डेवलप नहीं होगा। स्टार्टिंग में देखो यहाँ देख सकते हो कि इस वायर पे तो डेवलप नहीं होगा लेकिन इस वायर पे डेवलप होगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि यदि इस पर डेवलप होगा फोर्स तो 100% इस पर भी फोर्स हमारा डेवलप होगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा कि तुम सब्जेक्ट किसको सबसे पहले कर रहे हो। यदि I1 को सब्जेक्ट करते हो तो I2 के लिए फोर्स मिलेगा, यदि I2 को सब्जेक्ट करते हो तो I1 के लिए फोर्स मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग को करना होता है, एक बार I1 को सब्जेक्ट करना होता है तो I2 के लिए फोर्स मिल जाएगा, एक बार I2 को सब्जेक्ट करेंगे तो I1 के लिए फोर्स मिल जाएगा, और दोनों का फोर्स सेम मिलता है। यहाँ हम पहले भी क्लियर कर दिया, आप एक बार कैलकुलेट खुद से करके देखना इस तरह से, तो आपको फोर्स का जो वैल्यू मिलने वाला है वो बस सेम मिलेगा, किसके बराबर, F = μ0 I1 I2 L डिवाइड बाई 2πa के बराबर मिलेगा। तो 100% यदि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो इसका जो डायरेक्शन है आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यदि यहाँ फाइंड करोगे तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा और अट्रैक्टिव फोर्स मिलने वाला है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा यदि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यदि है किसी का भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में मिला, मतलब एक का वायर अप है, करंट अप है, एक का डाउन है, तो 100% यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग जान गए फोर्स निकालने के लिए। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग देखते हैं लॉरेंज फोर्स। अब लॉरेंज फोर्स पर बात करते हैं। हम लोग एक्चुअल में अभी तक जो सीखे वो क्या है, F = ILB, मतलब करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और जो किसका दिया हुआ है, एम्पियर का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन लॉरेंज फोर्स। तो देखो लॉरेंज फोर्स हम लोग नेक्स्ट रीड करते हैं। तो लॉरेंज फोर्स है क्या, तो लॉरेंज फोर्स एक्चुअली क्या बताता है ना कि लॉरेंज फोर्स बोलता है कि हाँ जब किसी में करंट मूव कर रहा है, तुम चाहे उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो चाहे कहीं भी रख दो, ठीक है, यदि उसमें करंट मूव कर रहा है, किसी भी कंडक्टर में करंट मूव कर रहा है तो 100% वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, हम लोग जान चुके हैं ये भी। तो यदि यहाँ पे करंट मूव किया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है। तो 100% इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा वो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का सम को ही लॉरेंज फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग एक मैथमेटिकल फार्मूला सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे डेवलप कैसे होता है किसी भी कंडक्टर में। व्हेन सम करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर देन हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है एक सिंगल वायर के लिए वो कितना होता है, उसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यदि चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि यदि चार्ज रेस्ट में है तो 100% हमको वहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो वहाँ पे मिल नहीं सकता है क्योंकि चार्ज रेस्ट में है। और यदि चार्ज रेस्ट में है तो वहाँ पे करंट डेवलप होगा ही नहीं, तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा। और वही चार्ज इन मोशन, यदि चार्ज मोशन में है तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। क्यों वहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि करंट वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि चार्ज यदि मोशन में है तो करंट डेवलप हुआ और करंट जैसे ही तुम्हारा उसमें मूव
करंट उसमें सप्लाई होना स्टार्ट हुआ तो 100% उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी मिलेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो रेस्ट चार्ज में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है, और मोशन यदि चार्ज मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हम लोग, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी मिलेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं कि कितना मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे डेवलप होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, ये दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, और वो चीज़ था एन ई वी डी, ऐसे करके वहाँ पे लिखे थे, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, मतलब किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वहाँ पे देखे थे, इसलिए जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी मिला था। बट यहाँ पे हम एक सिंगल मतलब चार्ज के लिए देखेंगे, क्यू चार्ज के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे हमको लिख देंगे चार्ज लिख देंगे, तो यहाँ मिला जे इज इक्वल्स टू एन क्यू वी डी। ठीक है, अब हम जानते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है करंट पर यूनिट सरफेस, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो करंट डेंसिटी होता है वो होता है करंट पर यूनिट एरिया। आप देख लेना इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर, वहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा वहाँ ये चीज़, और नहीं पर तो फिर एक बार तो यहाँ पे बता ही दे रहे हैं आपको कि दिस इज द करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट एरिया, तो इसको यहाँ पे लिख दिए, तो इज इक्वल टू एज इट इज़, आई को सब्जेक्ट करो यहाँ पे, तो ये वहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा एन क्यू ए वी डी, ये चीज़ मिला। अब यदि हम यहाँ पे दोनों साइड बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय डी एल, यदि हम करंट एलिमेंट से दोनों साइड यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये वायर है हमारे पास, तो इस वायर का लेंथ तो एल है, यदि एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर लें, और वो एलिमेंट किसके बराबर है, डी एल के बराबर है, तो वही उसी एक करंट एलिमेंट को यहाँ पे मतलब एक फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम डी एल से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमको आईडीएल मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जो करंट मूव कर रहा है दिस इज द आईडीएल, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए हमको आईडीएल मिल गया। तो दिस वन आईडीएल इज इक्वल्स टू, मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो इधर भी डीएल आ गया, एन क्यू ए वी डी था, आई इज इक्वल्स टू, तो आई इज इक्वल्स टू एन क्यू ए वी डी, देखो यहाँ तक, यहाँ भी डीएल यहाँ भी डीएल, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ स्टेप से हमको मिल गया, मतलब दिस इज द करंट एलिमेंट। आप यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में यदि लिखोगे तो आपका यहाँ पे वेक्टर लगेगा, तो ये डीएल बहुत स्मॉल एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी में वेक्टर लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे डीएल में न लग करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमारा वेक्टर लग जाता है। और हम लोग जानते भी हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन हमेशा होता है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताता है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का ही वेलोसिटी को फाइंड करता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो करंट के अपोजिट होता है, मतलब चार्ज का मूवमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट जो हमारा है वो मूव कर रहा है इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो किधर करता है, उसके जस्ट अपोजिट, और इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज का ही तो मूवमेंट हमारा क्या होता है, तुम्हारा करंट होता है, और इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हमको अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, किसके, करंट के। और हम जानते भी हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ई डिवाइड बाय एम इंटू टॉ, और साइन क्या लगता है, नेगेटिव, ये चीज़ साइन लगता है, वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। नेगेटिव साइन ही तो हमको बता देता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारा है, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या मिलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको मिल गया, यहाँ से आइडियल मिला। अब यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो एक सिंगल कंडक्टर के लिए हम यहाँ पे फाइंड किए थे ना, देखो ये सिंगल कंडक्टर के लिए तो हमारा फोर्स क्या मिला था, फोर्स मिल गया था आई एल क्रॉस बी, यही ना मिला था, एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, और इसी को वहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल्स टू आई डी एल क्रॉस बी, एज इट इज़ वही चीज़ अप्लाई की है यहाँ पे, तो आई डी एल क्रॉस बी ये वाला देख सकते हो यहाँ पे, आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है, तो आई डी एल क्रॉस बी को अप्लाई किए, अब इसी को हम आइडियल क्रॉस बी, आइडियल का वैल्यू हमको पता है यहाँ पे, आइडियल का वैल्यू, तो इसी के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एन क्यू ए वी डी डी एल, तो यहाँ पे लिख दी एन क्यू ए वी डी डी एल, और क्रॉस बी ऐसे छोड़ देते हैं। अब देख सकते हो कि वेक्टर में वी डी है और बी है, बाकी एन क्यू ए डी एल सारा कॉन्स्टेंट टर्म है, तो चलो इसको आउट कर देते हैं, तो एन क्यू ए
dl आउट कर दिए, और साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट है यहाँ पे n इज इक्वल्स, यहाँ पे देख सकते हो n, ये क्या है, दिस वन n इज द नंबर डेंसिटी। स्मॉल n हमारा यहाँ पे क्या होता था, नंबर डेंसिटी होता था, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो n स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चलो ठीक है, अब वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया एंड दिस वन लेंथ, ये भी तो डीएल लेंथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये एरिया बन गया, एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम, ये भी तो वॉल्यूम है। तो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम लिख सकते हैं। उसी तरह से एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो कुछ इस फॉर्म में लिख दिए, एरिया इंटू डीएल इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को इस टाइप इस फॉर्म में लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे हम यदि n को सब्जेक्ट करें, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा NaDl। मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या है, NaDl के बराबर, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इसको तुम चाहो तो इक्वेशन दे सकते हो, लेकिन इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स वो किसके बराबर है, NQADL VD क्रॉस B, कुछ इतना है। तो यहाँ पे NaDl के बराबर में क्या मिल गया, यहाँ पे NaDl के बराबर में कैपिटल N मिला है, तो उस जगह पे हमको ये Q को छोड़ करके जो टर्म बचा उसके जगह N पुट हो जाएगा। तो देखो इसी फोर्स को यहाँ से यहाँ पे हम लिख दिए, देखो इसलिए जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स विल बी NQ। NQ क्यों लिखे, क्योंकि N का वैल्यू NaDl है, जिसके जगह पे हम पुट कर दिए, तो NQ मिला, और साथ में क्या है VD क्रॉस B, तो इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो NQ VD क्रॉस B। अब हम लोग ये तो n चार्ज नंबर ऑफ चार्ज के लिए है ना, n चार्ज के लिए। अब हम एक सिंगल चार्ज के लिए देखते हैं कि कितना फोर्स डेवलप होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायर के हर एक पॉइंट पे फोर्स जो होता है वो हर जगह पे हमको क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो मैग्नेटिक फोर्स हम एक सिंगल चार्ज के लिए देखते हैं कि कितना होगा। तो फोर्स ऑन वन चार्ज या तो सिंगल चार्ज क्या होगा, n के जगह n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर सिंगल चार्ज। तो यदि n की जगह 1 हो जाएगा तो n का मतलब खत्म, कोई वैल्यू नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 को कुछ नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो Fm इज इक्वल्स टू ओनली Q VD क्रॉस B मिलेगा हमको यहाँ पे। तो यही आपका मतलब मैग्नेटिक फोर्स हो गया इस जगह पे, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स फॉर ए सिंगल वायर, ये चीज़ मिल गया यहाँ से। मतलब यदि करंट के फॉर्म में लिखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में लिखें, या बहुत सारा बुक में क्या होता है ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस तरह से ना लिख करके ऐसे लिखता है, Fm इज इक्वल्स टू फार्मूला आपको मिलेगा Q V क्रॉस B, दिस वन ऐसे मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, ये कुछ मिलेगा। तो हमको यहाँ से पता चल गया मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, मतलब वेलोसिटी के फॉर्म में हमको कुछ नहीं मिला। यदि इसी को तुम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हो, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा, तो क्या लिखाएगा, Q V B साइन थीटा, ये चीज़। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यदि 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम हमको फोर्स मिलेगा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल है वो यदि 90 डिग्री मिले तो हमको फोर्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फॉर मैक्सिमम फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी QVB, ये भी एक फॉर्मूला आपका हो गया। Fm इज इक्वल्स टू QVB, ये भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हो गया। तो आप यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो Fm इज इक्वल्स टू दिस इज इन वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। तो Fm इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B, और यहाँ पे यदि इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो Fm इज इक्वल्स टू, मतलब Fm मतलब m बेस में है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू QVB, ये चीज़ मिला, ठीक है। तो ये चीज़ लोरेंज फोर्स नहीं है, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। अब लोरेंज फोर्स हम अब लिखने वाले हैं। नाउ लोरेंज फोर्स इज द सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों के सम के बराबर होता है हमारा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, FL बेस में L दे दो, F भी लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो FL इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या चीज़,
ये वाला क्यू वी क्रॉस बी। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है हम लोग पहले से जानते हैं, ये वाला क्यू इंटू ई, दिस वन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसके जगह ये पुट कर दिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू इंटू ई और मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी अभी निकाले वो है क्यू वी डी इंटू बी, या तो भी डायरेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आ गया वी क्रॉस बी इंटू क्यू। अब क्यू देखो दोनों में है, दोनों का सब्जेक्ट करो, दोनों को कॉमन निकाल लो, तो दोनों को कॉमन निकाले तो क्या मिला वी क्रॉस बी प्लस ई, इसके बराबर। मतलब आप एक बार यहाँ फिर से लिख देते हैं, देखो मतलब जो हमारा लॉरेंज फोर्स है वो किसके बराबर आएगा, देखो एफ इज इक्वल्स टू, हम बोलें यदि इलेक्ट्रिक फोर्स पहले लिखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, मतलब दिस वन विल बी क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर आया मेरा क्यू, और वी क्रॉस बी के बराबर आया, वी क्रॉस बी के बराबर इसके बराबर आया, ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से आया। तो दोनों से Q को हम सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो यदि दोनों से Q को सब्जेक्ट करो तो एक कुछ आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पे क्या बच रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक Q तो निकल चुका है, तो यहाँ क्या मिलेगा V क्रॉस B, V क्रॉस B, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो फिर से आप क्लियर करके ब्लू पेन से देखो, Q इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B, दिस वन, इसको ब्रैकेट क्लोज करो, ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आपका आता है लॉरेंज फोर्स। मतलब बहुत सारा चीज़ आप जानोगे जा करके, तब जाके आप लॉरेंज फोर्स को लिख सकते हो कुछ स्टेप से इन द वेक्टर फॉर्म, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारा किस में आ गया वेक्टर फॉर्म में। तो टोटल अभी हम कितने तरीके का फोर्स यहाँ पे जान के देख लो। एक्चुअल में तो दो ही फोर्स जाने हैं। पहला फोर्स जो है सो ये वाला बी आई एल, मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों जान लो। पहला फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में, इसी का मैग्नीट्यूड फॉर्म किस में मिल गया, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी। नेक्स्ट वन देखिए क्या चीज़ की, यदि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो उस कंडीशन में हमारा जो टोटल फोर्स निकलता है यहाँ पे वो किसके बराबर मिलता है, तो वो मिला क्या चीज़, एफ इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई वन आई टू एल डिवाइड बाई टू पाई ए के बराबर, ये चीज़ मिला था। एफ इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई वन आई टू एल डिवाइड बाई टू पाई ए के बराबर मिला था, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो म्यू जीरो आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई ए के बराबर मिला था। तो यहाँ पे हम लोग दो फोर्स जान गए। बेसिकली यहाँ पे फोर्स जो इम्पोर्टेंट वाला फोर्स है सिंगल वायर के लिए वो क्या है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ओके, या तो बी आई एल, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट फोर्स है। और इसी फोर्स को अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे फिर से एक और भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा यहाँ पे डाल करके हम लोग कर सकते हैं एक तरीके से वेलोसिटी के फॉर्म में। वो तो वेलोसिटी के फॉर्म में नहीं था ना, ये तो करंट के फॉर्म में है, ये करंट के फॉर्म में था, इसलिए इसका मैग्नेटिक फोर्स मिला आई एल बी, और यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्म में है तो उसका जो इसका जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी डी इंटू बी, या तो इसी को लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी के बराबर, ठीक है। और लॉरेंज फोर्स जो हमारा मिलता है वो लॉरेंज फोर्स क्या बोलता है, लॉरेंज फोर्स बोलता है कि इट इज़ द सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम होता है जो हमारा लॉरेंज फोर्स होता है। तो इसमें लॉरेंज लिख दिए कुछ स्टेप से, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं क्यू ई के बराबर, और मैग्नेटिक फोर्स जानते हैं जो अभी निकाल चुके हैं आप, दिस वन बी क्रॉस बी। मतलब वी डी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो चलेगा, वेलोसिटी डायरेक्ट बोलो। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी, दिस वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो कुछ स्टेप से मिला। आप यदि डायरेक्ट यहाँ पे एक जगह पे लिखना चाहते हो तो हम यहाँ पे एक जगह पे लिख देते हैं। देखो पहला जो हमारा था फर्स्ट वाला वो था एफ इज इक्वल टू, सबका मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बी आई एल, ये मिला करंट के फॉर्म में। नेक्स्ट वन फोर्स जो मिला वो मिला किस में, वी क्यू बी, कुछ इस टाइप से था, क्यू वी बी, है ना। सेकेंड वाला जो हमारा निकला, सॉरी यहीं पे देखो इस जगह पे कहाँ था, क्यू वी बी, हाँ, सेकेंड जो मिला वो क्या मिला, क्यू वी बी के बराबर। और थर्ड वन जो पैरेलल प्लेट के लिए था, मतलब सॉरी पैरेलल लाइन के लिए था, दो जो पैरेलल लाइन के लिए, उसके लिए क्या मिला था, एफ इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई वन आई टू एल डिवाइड बाई टू पाई ए, ये चीज़ मिला था। और नेक्स्ट वन जो फोर्स लास्ट में मिला जिसको बोलते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स,
लॉरेंज फोर्स वो जो मिला वो मिला Q को कॉमन लेना था और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B के बराबर, कुछ इस टाइप से ये मिला आपको लॉरेंज फोर्स। जो यही चीज़ को हमको प्रूव करना था, लॉरेंज फोर्स। बेसिकली आपको कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी को यहाँ पे रीड करना है, इससे न्यूमेरिकल बहुत कम आता है लॉरेंज फोर्स से, बट आपको इससे ये दोनों से और इससे भी न्यूमेरिकल आपको बहुत आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला जो है इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है और इससे भी न्यूमेरिकल आपको आएगा। और ये लॉरेंज फोर्स डायरेक्ट आपको लिखने के लिए आता है कि राइट द लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। बाकी आप समझ चुके हो, करंट के फॉर्म में BIL, वेलोसिटी के फॉर्म में QVV, और दो करंट मतलब दो वायर में यदि करंट मूव कर रहा है I1 I2 तो उसके लिए म्यू 0 I1 I2 L/2π के बराबर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ये हमारा टोटल लॉरेंज फोर्स ख़त्म हुआ आज का लेक्चर में। सो हमको उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, और यदि नहीं समझे होंगे तो जो पॉइंट में नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया। सो okay then, this is all about today lecture. Thank you.